Hello friends, welcome back myself Dr. Maharshi B. Shukla, Assistant Professor from Dr. IDMC Science College, Patan. इस वीडियो लेक्चर में हम हाउ टू सिंथेसाइज पैरानाइट्रोएसिटिलाइट फ्रॉम एसिटिनिलाइट की डिस्कशन करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कशन की थी कि मेटा नाइट्रोबेंजीन कैसे बनाया जाता है फ्रॉम नाइट्रोबेंजीन, और उस वीडियो लेक्चर में हमने बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश की थी और 100% वो वीडियो आपको शायद पसंद आया होगा। तो हम यहाँ भी इस प्रिपरेशन से जितने भी क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी चीजें या कौन कौन से केमिकल की हमें जरूरत पड़ेगी। तो एक ग्लास टॉपर बॉटल की जरूरत पड़ेगी, बीकर की हमको जरूरत पड़ेगी। जहां तक केमिकल्स की बात है, एसिटिनिलाइट 5 ग्राम्स, ग्लेशियर एसिटिक एसिड एज ए सॉल्वेंट 8 ml, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 वो हमारा कैटलिस्ट है 12 ml की जरूरत पड़ेगी, और फ्यूमिंग या कॉन्सेंट्रेट HNO3 ले सकते हैं 4 ml। ओके, तो रिएक्शन क्या है, हमारा सिंथेसिस रूट ये है कि एसिटिलाइट में से हमको पैरानाइट्रोएसिटिलाइट बनाना है बाय नाइट्रेशन प्रोसेस। नाइट्रेशन प्रोसेस करने के लिए जनरली हम दो प्रकार के केमिकल यूज करते हैं, फ्यूमिंग HNO3 और कॉन्सेंट्रेट H2SO4, जिसे हम नाइट्रेटिक एसिड मिक्सचर कहते हैं। अब हम उन सारे क्वेश्चन की यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं जो डायरेक्टली कनेक्टेड है इस प्रिपरेशन से। तो जनरली क्वेश्चन क्या है, हाउ टू सिंथेसाइज, उसका मैकेनिज्म क्या है सिंथेसिस का, क्यों एसिडिलाइट पैरा सब्स्टिट्यूट मेजर प्रोडक्ट देती है, हम यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट H2SO4 क्यों यूज करते हैं, और जो हमने जो प्रोडक्ट बनाई है पैरानाइट्रो एसिडिलाइट उससे वेरीफाई कैसे करेंगे, उन सारे क्वेश्चन की यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हाउ टू सिंथेसाइज वीडियो हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद और सारे क्वेश्चन के आंसर देने की हम यहाँ पे कोशिश कर। वेलकम बैक। आज जो हम प्रिपरेशन की डिस्कशन करने वाले हैं उस प्रिपरेशन का नाम है पैरानाइट्रो एसिटिलाइट फ्रॉम एसिटिलाइट। तो इस प्रिपरेशन में 4 टाइप्स रॉ मटेरियल यूज हो गए। फर्स्ट स्टार्टिंग मटेरियल इज एसिटिलाइट, ग्लेशियर एसिटिक एसिड एज ए सॉल्वेंट, concentrate H2SO4 as a Lewis acid means catalyst, and reagent as a concentrate HNO3 nitric acid. First, take 5 gram acetonilite in reagent bottle. Now take 6 ml glacier acetic acid in acetonilite and start the reagent bottle till the acetonilite dissolve in acetic acid. After dissolve acetonilite in glycerin acetic acid, now keep the reagent bottle in ice cold water for 1 or 2 minutes. After cooling this mixture, now add 10 ml concentrate H2SO4 drop by drop with constant stirring. After complete addition of concentrate H2SO4, now take 4 ml HNO3 and add drop by drop to this reaction. After complete addition of nitric acid, now the reagent bottle keep the room temperature. Yes. Now keep the reagent bottle for 30 minutes at room temperature and with constant stirring. After 30 minutes, now reaction mixture add in 150 ml cold water slowly with constant stirring. The yellow precipitate of paranitro acetilide is coming out.
filter the product. You can see the yellow precipitate of peranitroacetanilide. The yellow color become due to presence of nitro group in molecule. Now wash the precipitate with cold water. Approximately take 50 ml cold water and wash the PPT. अब हम यहाँ पे कैलकुलेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो थ्योरेटिकल यील्ड की कैलकुलेशन कैसे होती है? एसिटाइलिनाइड में से हमें क्या बनाना है? पैरानाइट्रो एसिटाइलिनाइड। तो एसिटाइलिनाइड का मोलेक्युलर वेट हमें मालूम होना चाहिए 135 ग्राम प्रति मोल है, और पैरानाइट्रो एसिटाइलिनाइड का 180 ग्राम प्रति मोल। थ्योरेटिकल यील्ड क्या कहती है? जब हम 135 ग्राम प्रति मोल लेते हैं तो हमें कितनी प्रोडक्ट मिलनी चाहिए? 180 ग्राम प्रोडक्ट मिलनी चाहिए। किसकी? पैरानाइट्रो एसिटाइलिनाइड थी। लेकिन हमने इस प्रिपरेशन में 5 ग्राम एसिटाइलिनाइड लिया है। तो 5 ग्राम जब हम एसिटाइलिनाइड लेंगे तब कितनी प्रोडक्ट मिलनी चाहिए पैरानाइट्रो एसिटाइलिनाइड की? तो क्या आंसर निकल के आएगा? 6.65 ग्राम। ये एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है, यानी कि इतनी थ्योरेटिकल के हिसाब से मिलती है। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो प्रैक्टिकल एड कितनी मिलनी चाहिए? सबके मन में जनरली ये क्वेश्चन होता है कि ये तो थ्योरेटिकल एड है, तो प्रैक्टिकल एड कितनी मिलनी चाहिए? एक्चुअली इसमें क्या है, अगर मान लो कि आप पूरी 6.65 ग्राम आपको प्रोडक्ट मिलती है तो वो 100% हो गई, और 100% पॉसिबल नहीं है लैब के अंदर। क्योंकि एक्चुअली हम जब रिएक्शन रखते हैं तो क्या होता है, जो एडिशन का टाइम है, जो टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम मेंटेन नहीं कर पाते, तो वो थ्योरेटिकल के हिसाब से 100% लाना पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकल एड में। तो जनरली हाँ, जब हमने यहाँ पे प्रिपरेशन रखी थी तो मेरी ये प्रोडक्ट थी 4.96 ग्राम आफ्टर ड्राई करने के बाद जो वजन निकल के आया था वो क्या था? 4.96 ग्राम। तो ये प्रैक्टिकल यील्ड है। और जो परसेंटेज ऑफ यील्ड है, तो प्रैक्टिकल यील्ड इंटू 100 अपॉन थियोरेटिकल यील्ड, तो जॉब जो निकल के आया वो है 74.58 ग्राम। यानी कि जनरली आपको 60 से 80% के बीच आपकी जो परसेंटेज ऑफ यील्ड है वो आनी चाहिए। 100% अगर आ जाती है तो कोई कंपनी वाला ढूंढ के आपके पास आ गया, ऐसा कौन सा बंदा है जिसने 100% प्रोडक्ट ला दी? एक्चुअली ये पॉसिबल नहीं है, हमारे लैब के अंदर ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते। जो ड्रॉप बाय एडिशन है, जो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एडिशन, जो एडिशन का जो टाइम पीरियड है वो मेंटेन नहीं कर पाते, तो 100% लाना बहुत मुश्किल है। ओके डन। तो ये थी कैलकुलेशन की डिस्कशन। अब हम यहाँ पे जो सिंथेसिस के पीछे पूरी मैकेनिज्म है उसकी डिस्कशन करने वाले हैं। एक्चुअली हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैकेनिज्म के बारे में पूरी डिटेल्स पे डिस्कशन की थी, क्योंकि वो भी नाइट्रेशन थी प्रोसेस, तो ये भी नाइट्रेशन प्रोसेस है। तो अगर आप डिटेल्स में मैकेनिज्म समझना चाहते हैं तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखिए। फिर भी फटाफट से हम यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। तो 2 फेज में ये प्रोसेस होती है नाइट्रेशन। पहले फेज में नाइट्रोनियम आयन यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होता है, और सेकंड स्टेप में हमारी सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बनती है यानी कि पैरानाइट्रो एसिटाइलिनाइड। ओके, तो फर्स्ट फेज में क्या होता है, जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो विल बी एक्ट एज लुईस एसिड, एंड नाइट्रिक एसिड विल बी एक्ट एज लुईस बेस। तो लुईस बेस इलेक्ट्रॉन डोनर नेचर रखता है, तो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी डोनेट करेगा ऑक्सीजन हाइड्रोजन की तरफ, और हाइड्रोजन डेट टाइम अपनी वैलेंसी एक स्टेबल रखने के लिए इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे शिफ्ट करेगा। तो होगा क्या है, HSO4 का फॉर्मेशन होगा। साथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑक्सीजन के पास अब 3 वैलेंसी है, और कौन सा चार्ज क्रिएट होगा? पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे क्या किया उसने, इलेक्ट्रॉन अपनी लॉस की है। ओके, तो सेकंड स्टेप में क्या होगा, अब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच जो बैलेंस था वो बिगड़ गया है, वो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा,
और ऑक्सीजन की वैलेंसी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होती है, तो वो क्या करेगा, वो सिस्टम से इलेक्ट्रॉन लेके एग्जिट हो जाएगा, लेकिन उसको हेल्प कौन करेगा, तो ऑक्सीजन का ये नेगेटिव चार्ज है वो उसे हेल्प करेगा। ऑक्सीजन जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे यहाँ पे शिफ्ट होती है और ये वाटर मॉलिक्यूल सिस्टम से एग्जिट हो जाता है, तो एक वाटर मॉलिक्यूल न्यूट्रल हमें मिलेगा। और नाइट्रोनियम आयन जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्ट करके उससे जुड़ने की कोशिश करेगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं नाइट्रोनियम आयन पैरा पोजीशन में अटैच होता है। एक्चुअली क्यों होता है अटैच, इसकी डिस्कशन हम थोड़ी देर के बाद करेंगे। तो पहले आप देख सकते हैं ये पूरी मैकेनिज्म जो हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर ऑलरेडी डिस्कशन की है, तो हम ज्यादा यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो जनरली ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है नाइट्रोजन, डेट टाइम ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट होगी, क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादातर 4 ही वैलेंसी पॉसिबल है। ओके, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, तो वो क्या वो यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ खींचेगा, जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। कार्बन स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये पाई जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। और अब ये अनस्टेबल हो गया, तो ये भी स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, अपने अगल बगल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। अब ये पॉजिटिव चार्ज हो गया कार्बन के पास, अब ये स्टेबल होने के लिए अगल बगल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, लेकिन यहाँ पे आगे कोई कॉन्जुगेट सिस्टम है ही नहीं, यानी कि कोई नया रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमें मिलने वाला नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे। और तीनों क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज एरेनियम आयन हम इसे कहते हैं। ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर यानी कि जहां से पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होना शुरू हुआ और जहां तक वो पहुंचा, तो इस सिचुएशन को हम एचओ स्ट्रक्चर या हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहते हैं जनरली। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है एरोमेटिक सिस्टम में, इसलिए हम एरेनियम आयन उसे कहेंगे। तो सेकंड स्टेप है, एक्चुअली ये जो स्टेप है वो रिडिटर्मिनेशन स्टेप है, स्लो स्टेप है। सेकंड स्टेप फास्ट स्टेप होता है, क्योंकि यहाँ पे बेंजीन अपनी एरोमेटिसिटी लॉस करता है, तो रिगेन करने के लिए वो जो भी ट्राई करेगी वो फास्ट ट्राई करेगी। तो जनरली यहाँ पे क्या होता है, जो हाइड्रोजन सिस्टम से एग्जिट होने वाला है, लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस के अंडर हेठर ही वो सिस्टम से एग्जिट होगा। जब स्ट्रॉन्ग बेस HSO4 जब हाइड्रोजन पे अटैक करता है, डेट टाइम हाइड्रोजन अपनी इलेक्ट्रो डेंसिटी एरोमेटिक सिस्टम यानी कि बेंजीन को देके सिस्टम से एग्जिट होगा और हमको मिलेगा पैरा नाइट्रो एसिनिलाइड। साथ में क्या मिलता है हमको, H2SO4 जो हमारा कैटेलिस्ट है। कैटेलिस्ट जो फॉर्म में डालते हैं रिएक्शन में, जनरली उसी फॉर्म में हमको हमें लास्ट में मिलता है। अब हम इस लास्ट स्लाइड के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर के यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे कि ये रिएक्शन विच टाइप रिएक्शन, जनरली क्वेश्चन है। तो ये रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन होता है बाय इलेक्ट्रोफाइल मींस नाइट्रोनियम आयन थ्रू, तो इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये जो पूरी सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस है वो एरोमेटिक कंपाउंड पे होने वाली है, इसलिए हम इसे कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, अब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, जैसे कि हमने कॉन्सेंट्रेट H2SO4 यहाँ पे क्यों यूज किया, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट H2SO4 है वो हमारा कैटलिस्ट है, और मींस और H2SO4 जनरली डिहाइड्रेशन एजेंट होते हैं, जो क्या करता है, जो वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करते हैं। वाटर मॉलिक्यूल यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि सिस्टम से वाटर को रिमूव करने के लिए भी हम ये यूज करते हैं, वाटर रिमूवल एज ए वाटर रिमूवल यूज करते हैं। ओके डन। यहाँ पे ग्लेशियर एसिटिक एसिड वो हमारा सॉल्वेंट है, जो रिएजेंट है, जो इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करने वाला है नाइट्रिक एसिड है, वो हमारा रिएजेंट कौन सा है, नाइट्रिक एसिड। और रिएजेंट वो कैपेबल नहीं होता स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करने के लिए, इसलिए हम लुईस एसिड ऐड करते हैं, और लुईस एसिड की मदद से ही जो रिएजेंट है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करता है। ओके डन। और दूसरा क्वेश्चन ये था, ये जो ग्रुप है वो ग्रुप ऑर्थोपैराडायरेटिक और मेटाडायरेटिक है। तो जनरली जो कॉन्जुगेट सिस्टम से डायरेक्टली अटैच एटम है, अगर इसके पास लोन पेयर है या नेगेटिव चार्ज है, तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पे कॉन्जुगेट सिस्टम क्या है हमारी,
रिंग है, बेंजी रिंग, तो बेंजी रिंग के ऊपर अगर ऐसा कोई ग्रुप अटैच है जिसके पास लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज है, तो 100% ड्यूरिंग रेजोनेंस वो बेंजीन की रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगा। मींस ड्यूरिंग रेजोनेंस बेंजीन रिंग पे नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन होगा। तो आप देख सकते हैं ड्यूरिंग रेजोनेंस ऑर्थो पोजीशन में, पैरा पोजीशन में और ऑर्थो पोजीशन में नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है, यानी कि वो हाईली मींस सॉरी यानी कि ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है। अगर कोई बेंजीन को इलेक्ट्रो डेंसिटी प्रोवाइड कर रहा है तो बेंजीन के लिए वो सभी एटम ग्रुप क्या हो गए, एक्टिवेटिंग ग्रुप। क्लियर? ये हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप नहीं है लेकिन मॉडरेटली है, मींस मीडियम एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ओके डन। अब क्वेश्चन ये है कि जो नाइट्रो ग्रुप है, वो नाइट्रो ग्रुप पैरा पोजीशन में ही पर्टिकुलर क्यों अटैच हुआ? तो यहाँ हम रीजन दे सकते हैं। 100% जो नेगेटिव चार्ज है ड्यूरिंग रेजोनेंस, जो नेगेटिव चार्ज पहले ऑर्थो स्थान में ही क्रिएट होता है, तो जो इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, उसे जहां इलेक्ट्रो मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा लगेगी वहीं ही वो अटैच होगा। तो सबसे पहले 100% वो ऑर्थो पोजिशन में ही जाएगा, नाइट्रोनियम है। लेकिन वहां पे क्या होता है, एनिलाइड ग्रुप जो एनिलाइक ग्रुप है उसका जो बल्कि साइज होने के कारण वहां पे क्या होगा, स्टेरिक इंटरेस्ट होगा। तो ड्यू टू स्टेरिक इंटरेस्ट वो ऑर्थो पोजीशन में एंटर नहीं होगा, तो वो क्या वेट करेगा। तो जब पैरा पोजीशन में नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है तो इमीडिएटली नाइट्रो ग्रुप वहां पे अटैच हो जाएगा, क्योंकि वहां पे सबसे लेस स्टेरिक इंटरेस्ट है, जहां पे स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। इसलिए ही जो एसिडिलाइड है उसकी जो मेजर प्रोडक्ट है वो पैरा नाइट्रो एसिडिलाइड है। साथ में ऑर्थो नाइट्रो एसिडिलाइड भी मिलती है लेकिन वो माइनर प्रोडक्ट है। तो कभी कभार क्या है, जब आप प्रिपरेशन रखते हैं तो पैरा नाइट्रो एसिडिलाइड तो आपकी मेन प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट है, साथ में ऑर्थो नाइट्रो एसिडिलाइड भी मिलती है, जो बाय क्रिस्टलाइजेशन मेथड से आप उसे दूर कर सकते हैं। जनरली क्रिस्टलाइजेशन हम अल्कोहल में करते हैं, और जो ऑर्थो नाइट्रो एसिडिलाइड है उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो बाय क्रिस्टलाइजेशन मेथड से आप इसे आइसोलेट कर सकते हैं, आपको ये यहाँ पे पैरानाइट्रो एसिडिलाइड को। क्लियर डन? ओके डन। अब हम इसे वेरीफाई कैसे करेंगे कि जो हमारी प्रोडक्ट बनी है वो पैरानाइट्रो एसिडिलाइड ही है? तो जनरली आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सिस्टम में कौन सा नया ग्रुप अटैच हुआ, नाइट्रो। नाइट्रो ग्रुप के लिए आप मोलिकुलर बारकोड टेस्ट कर सकते हैं, इवन आप मेल्टिंग पॉइंट भी ले सकते हैं, और इवन आप टीएलसी थिन लेयर क्रोमोग्राफी से भी प्रूव कर सकते हैं आपने जो प्रोडक्ट बनाई है वो पैरानाइट्रो एसिटिलाइड ही है। क्लियर? अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए